बेटों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की और सफल भी रहा। अब मेरी संपत्ति में तुम तीनों का बराबर का हक है। मैंने 3 बेशकीमती हीरे खरीदे थे, जिनकी कीमत हमारी पूरी संपत्ति से भी ज्यादा है। हमारे पास जो भी संपत्ति है बेटा, वो एक तरफ और ये तीनों हीरे एक तरफ। तुम तीनों भाई एक एक हीरा अपने पास रख लेना, ठीक है? पर पिताजी, वो हीरे हैं कहां पर? बेटा, वो हीरे अंदर वाली अलमारी में एक डिब्बे में रखे हैं। बेटा, एक बात ध्यान से सुनो। इन हीरों को भविष्य में जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना, लेकिन तब तक इस बात को भूलकर एक साथ रहकर सामान्य जीवन ही जीना। ध्यान रहे बेटा, लालच बिल्कुल बिल्कुल मत करना मेरे बच्चों, बिल्कुल मत करना। इतना कहने के फौरन बाद ही सुंदरलाल की मृत्यु हो गई। मुझे लगता है हम सबको साथ रहकर पिताजी के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने उन 3 हीरो को उसी अलमारी में छुपा कर रखा है। यदि भविष्य में हमें उनकी जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। क्या आप दोनों को इससे कोई परेशानी है? अरे नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहना सबसे उचित है। आप जो बोले वही होगा। वो तीनों मिलकर अपने पिताजी के व्यवसाय को साथ मिलकर चलाने लगे और खुशी से रहने लगे। पर एक दिन चेतन चिंतित होकर घर पर आया। उसे परेशान देखकर रतन ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मुसीबत आ गई है भाई। हमारा माल ढोने वाला जहाज समुद्र में डूब गया है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अगर हमें कच्चा माल खरीदना है तो काफी पैसों की जरूरत होगी। क्यों परेशान हो रहे हो चेतन भैया? ऐसी मुश्किल के लिए ही तो हमारे पास हीरे पड़े हैं ना। हम उन्हें अपने निवेश के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या सोचते हो रोहन? हाँ भाई, हम उन हीरों का उपयोग करेंगे। बस हमें घबराने की क्या जरूरत है भैया, हैं? तुम दोनों ठीक ही कह रहे हो। रुको, मैं अभी उन हीरो को लेकर आता हूँ। चेतन अलमारी से हीरे वाला डिब्बा निकालकर ले आया और फिर उसने उसे अपने भाइयों के सामने खोला, लेकिन डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरा मिला। ये देखकर वो सभी हैरान हो गए। हम तीनों के अलावा किसी को भी हीरो के बारे में पता नहीं था। भैया, क्या आप हम दोनों पर शक कर रहे हैं? हैं? समझ नहीं आ रहा कि हमसे चूक कहां पर हुई है। चोर हम तीनों में से एक है, लेकिन हम एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय मेरे पास है। कैसा उपाय है भैया? सुनो, हमें से जिसने भी हीरा लिया है, हो सकता है वो अभी तो नहीं मानेगा, लेकिन एक दिन का समय लेते हैं। जिसने भी हीरा लिया है वो कल सुबह तक उसे वापस इस डिब्बे में रख दे, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर हीरा हम तीनों में से किसी ने नहीं लिया होगा तो हम सब क्या करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम राजा के पास जाएंगे। तो हम कल का इंतजार करते हैं। अगर हीरा नहीं मिला तो हम सब लोग राजा के पास जाएंगे और तुम सब लोग जाओ और जाकर सो जाओ। तीनों भाइयों को अब भी उम्मीद थी कि तीसरा हीरा जरूर मिल जाएगा। वो सभी हीरे की मिलने की उम्मीद रखते हुए जाकर सो गए। अगले दिन चेतन ने जाकर डिब्बे को खोलकर देखा, पर उस डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरे मिले।
अरे इसमें तो अभी भी सिर्फ 2 ही हीरे हैं, यानी गुनहगार अपना गुनाह कबूल करने से कतरा रहा है। अरे अब हम क्या करें भैया? अब हम राजा के पास जाएंगे और उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। ठीक है भाइयों, तो चलो राजा के पास। तीनों भाइयों को एक दूसरे पर संदेह था, लेकिन उन्होंने अपना संदेह को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया। वो लोग राजा के दरबार की तरफ निकल पड़े और राजा के सामने पेश होकर उन्होंने अपने हीरे के गुम हो जाने की समस्या रखी। राजा उग्रसेन ने उन लोगों से कहा, मैं आपकी बात समझ गया। आप तीनों सगे भाई हो और आप तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। ये एक बड़ी ही मुश्किल स्थिति है। मुझे जांच के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मुझे दोषी मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही फैसला सुनाऊंगा। ठीक है? धन्यवाद राजा जी, हम आपके संदेश का इंतजार करेंगे। और वो तीनों दरबार से चले गए। राजा के मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय मिला, इसीलिए कुछ सोचकर मंत्री ने राजा उग्रसेन से कहा, महाराज, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि उन तीनों में से अपराधी कौन है। मुझे तो वो तीनों ही निर्दोष लगे। अब सवाल यह है कि आखिरकार चोर कौन हो सकता है? क्या उनके घर में कोई बाहर से घुसा होगा? मंत्री जी, इस समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे आप अपनी राय बताइए। महाराज, मुझे उनके घर जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वहां जाकर समझ पाऊंगा कि आखिर समस्या कैसे उत्पन्न हुई और असल में क्या हुआ था। हाँ, बिल्कुल। आप उनके घर जाइए, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। जाइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी उनके घर जाता हूँ। और मंत्री जी उन तीनों भाइयों से मिलने के लिए उनके घर गए। मंत्री जी को घर में आया देखकर वो तीनों चौंक गए, लेकिन अपने आश्चर्य को छुपाते हुए और अपने आप को संभालते हुए उन्होंने मंत्री जी का स्वागत किया। कुछ देर बाद सबसे बड़ा भाई चेतन ने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी, आपके यहाँ पर अचानक आने का कारण क्या है? महाराज की आज्ञा से मैं आप तीनों से पूछताछ करने के लिए आया हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप तीनों मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हैं? बिल्कुल महोदय, आप आराम कर लीजिए, हम अभी भोजन का इंतजाम करते हैं। स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया गया और मंत्री जी ने खूब चखकर स्वादिष्ट भोजन का स्वाद उठाया। इसके बाद तीनों भाई बड़े ही उत्साह होकर मंत्री जी क्या कहने वाले हैं ये सोचने लगे। स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी जांच शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। जब मंत्री जी ने कहा कि वो उन तीनों को एक कहानी सुनाएंगे, तो तीनों भाई बड़े ही हैरान रह गए। उन्हें मंत्री जी का इरादा समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ पर समस्या की जांच करने वाले थे और अब वो कहानी सुनाने की बात कर रहे थे। और फिर तीनों भाई बड़े ही ध्यान से कहानी सुनने लगे और मंत्री जी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, श्रीधर नाम का एक राजा रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नैनिका था। वो गुरु विश्वामित्र से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। अब वो विवाह योग्य हो गई थी, इसलिए उसके पिता ने उसको आश्रम भेजना बंद कर दिया। एक दिन नैनिका अपनी शादी की खबर बताने के लिए अपने गुरु से मिलने गई और कहने लगी, प्रणाम गुरुदेव, इतने वर्षों तक आपने मुझे जो शिक्षा दी उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इस बक्से में कुछ कपड़े और कुछ कीमती सामान है, इसे गुरु दक्षिणा के रूप में आप स्वीकार कीजिए और मुझे मेरे आने वाले समय के लिए आशीर्वाद दीजिए। नैनिका, इन सभी उपहारों को वापस ले जाओ, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे मेरी एक इच्छा है, अगर तुम वो इच्छा पूरी कर सकती हो तभी मैं तुम्हें अपनी इच्छा बताऊंगा। गुरु की इच्छा पूरी करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बताइए गुरुदेव, मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ? तुम्हारा विवाह होने के बाद उसी रात तुम्हें बहुत से गहने से सज धज कर अकेले ही मेरे आश्रम में आना होगा। बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? नैनिका को अपने गुरु की इच्छा सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने वचन दिया था, इसीलिए वो सहमत हो गई और कहने लगी, गुरुजी, मैं आपकी इच्छा को सुनकर थोड़ी सी उलझन में पड़ गई हूँ, लेकिन
फिर भी मैं अपने वचन पर कायम रहूंगी और आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नेनिका, अब तुम जा सकती हो। नैनिका ने अपने गुरु से विदा ली और कुछ ही महीनों के बाद उसकी शादी नालंदा के राजा विजय से हो गई। शादी की रात नैनिका ने अपने पति से अपने गुरु की इच्छा के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर उसके पति ने नैनिका से कहा, नेनिका, गुरु भगवान के समान होते हैं। मुझे लगता है कि उनकी इच्छा के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तुम जरूर जाओ और उनसे मिलो। मैं आपके जैसे पति पाकर धन्य हो गई, जो एक पल भी बिना कुछ सोचे समझे और शंका किए मुझे गुरुदेव से मिलने जाने देने के लिए तैयार हो गए। मैं जाकर अपने गुरुजी से जरूर मिलूंगी और उन्हें दिया हुआ वचन में जरूर पूरा करूंगी। यही उनकी गुरु दक्षिणा है। नैनिका ने खुद को गहनों से सजाया और पति की आज्ञा लेकर अपने गुरु से मिलने चल पड़ी। तभी बीच रास्ते में उसका सामना एक लुटेरे से हो गया और उस चोर लुटेरे ने कहा, अरे तुम कौन हो और इतनी रात को ये गहनों से सज धज के कहाँ जा रही हो? आहा, बड़ी बहादुर हो तुम। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं एक चोर हूँ और अपने सारे गहने चलो 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 मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चोर ने जब नैनिका को धमकी दी तो नैनिका ने जवाब दिया, सुनो, मैं तुम्हें सारे गहने दे दूंगी, लेकिन अभी मैं अपने गुरु की इच्छा पूरी करने जा रही हूँ। उसे पूरी कर लो, इसके बाद तुम मेरे गहने ले सकते हो, परंतु अभी के लिए मुझे जाने दो, वरना मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। नैनिका ने चोर को सारी बात बता दी और उससे जाने की विनती की। चोर ये देखकर चौंक गया कि इस लड़की ने अकेले यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई है। चोर ने उसकी मासूमियत को देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा, देखो वैसे तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, परंतु तुम भोली भाली लगती हो तो चलो ठीक है, तुम जा सकती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वापस लौट कर आना है, नहीं तो मैं आकर तुम्हारे गुरु को भी जान से मार डालूंगा, समझी क्या? हाँ। मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी, मैं जरूर लौट कर आऊंगी। तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। नैनिका अपने गुरु से मिलने पहुंची। नैनिका को देखकर उसका गुरु बहुत ही खुश हुए, क्योंकि नैनिका ने अपना वचन पूरा किया था। बहुत अच्छे नैनिका, मुझे खुशी है कि तुमने अपना वचन पूरा किया, और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी खुशी है, मैंने आज तक तुम्हें जो शिक्षा दी है तुमने उसको बहुत ही अच्छे से सीखा। तुमने मेरी इच्छा पूरी की, ये जानते हुए कि इस समय अंधेरे में आना खतरनाक है, फिर भी तुम आई। तुम बहुत ही बहादुर और विश्वासी हो। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए ही बुलाया था। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। नैनिका ने खुशी खुशी अपना गुरु का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे कि उसने वादा किया था, वो चोर के पास वापस आई। चोर उसकी वहीं पर राह देख रहा था। नैनिका की ईमानदारी को देखकर वो चौंक गया और नैनिका ने उससे कहा, मैं अपने वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ, अब ये सारे गहने तुम्हारे हैं। चोर को अपने व्यवहार के लिए बड़ा ही पश्चाताप हुआ। उसने नैनिका के आत्मविश्वास और ईमानदारी को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया। सुनो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी। तुमने अपने वचन का पालन किया और अपने गहने मुझे देने आ गई। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अब मैं लोगों को लूटना छोड़ दूंगा। बस मुझे मिल गया मेरा सबक। अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जाओ। उसके बाद नैनिका महल में लौट आई और उसने अपने पति को सब कुछ बताया कि कैसे गुरु ने उसकी परीक्षा ली, और उसके बाद वो अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। अब ये कहानी पूरी हो चुकी है। इस कहानी में बहुत से अच्छे लोग हैं,
लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कौन है? इस तरह से मंत्री जी ने उन तीनों भाइयों के सामने एक सवाल रख दिया। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आदमी राजा विजय था, जिसने अपनी पत्नी को उसके गुरु से मिलने की अनुमति दी। वही सबसे अच्छा था। अच्छा रतन, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि गुरु सबसे अच्छे थे, क्योंकि गुरु ने राजकुमारी द्वारा दिए गए सभी कीमती उपहारों को अस्वीकार कर दिया और गुरुकुल में सीखी हुई बातों की जांच करने के लिए उन्होंने राजकुमारी की परीक्षा ली। इसीलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, तुम बताओ रोहन, तुम्हें क्या लगता है? मेरी राय यह है कि चोर ने चोरी का मौका पाकर भी नैनिका को जाने दिया और पश्चाताप किया, तो मेरे हिसाब से चोर ही सबसे अच्छा था। अच्छा, तो आप सब में से नैनिका को कोई भी सबसे अच्छी नहीं मानता। उसने तो सारे अच्छे कर्म किए और अपने अच्छे व्यवहार से उसने अपने पति, गुरु और चोर को भी सुधार दिया और परिस्थिति को संभाल लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूं। आप तो यहाँ पर हीरे के चोर के बारे में पता लगाने आए थे, पर आप तो हमें कहानी सुनाकर जा रहे हैं। हाँ, आया तो मैं उसी के लिए था, लेकिन फैसला राज दरबार में सुनाया जाएगा। ये कहकर मंत्री जी वहां से चले गए। तीनों भाइयों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्री जी वहां पर आए क्यों थे और आखिरकार उन्होंने चोर को किस तरह से पहचान लिया। अगले दिन सुबह मंत्री जी राजा से मिले और कहने लगे, महाराज, मुझे पता चल गया है कि तीनों में से चोर कौन है। बहुत अच्छे मंत्री जी, बहुत बढ़िया। आपको पता चल गया तो बताइए, कौन है उन तीनों में से चोर? महाराज, सबसे छोटा भाई रोहन ही चोर है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मंत्री जी ने राजा को उन भाइयों के घर में हुए सारी वो बातें बताई और ये भी बताया कि उन्होंने तीनों भाइयों से एक सवाल पूछा था और उस सवाल का जवाब के आधार पर ही उन्होंने चोर को निर्धारित किया। महाराज, जब मैंने उसे सबसे अच्छी व्यक्ति के बारे में पूछा तो बड़े भाई चेतन ने कहा कि पति ही सबसे अच्छा है और दूसरे भाई रतन ने कहा कि गुरु ही सबसे अच्छा है, लेकिन तीसरा भाई रोहन मुझे लालची लगा क्योंकि उसने चोर को अच्छा बताया, तो मैं समझ गया कि रोहन ही चोर है। रोहन ने ही वो तीसरा हीरा चुराया है, क्योंकि एक चोर ही दूसरे चोर को अच्छा बता सकता है। शाबाश मंत्री जी, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं आपके उत्तर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तीनों भाइयों को तुरंत हमसे मिलने के लिए बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर राजा के आदेश के अनुसार तीनों भाई राजा से मिलने के लिए दरबार में हाजिर हुए। उन्हें देखकर राजा ने कहा, सारी बातों की जांच करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों हीरे चेतन और रतन के हैं, रोहन के नहीं। और यही मेरा अंतिम फैसला है, क्योंकि रोहन पहले ही अपना हीरा चुराकर निकाल चुका है। फैसला सुनने के बाद रोहन समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और वो बिल्कुल चुप रहा और उसने कुछ नहीं कहा। उसी ने अपने भाइयों को बिना कुछ बताए उस हीरे की चोरी की थी। रोहन का सिर शर्म से झुक गया। समस्या का हल मिल जाने की वजह से चेतन और रतन ने राजा का आभार प्रकट किया और फिर वो अपने घर की ओर निकल पड़े। तीनों भाइयों ने फिर कभी चोरी के बारे में कोई चर्चा नहीं की और अपने पिता की संपत्ति को समान रूप में बांट लिया और पिता के व्यवसाय को कई गुना आगे बढ़ाया और साथ साथ सुखी जीवन